नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तारा सितारा व्लॉग्स में। आज एक स्पेशल व्लॉग है, एक स्पेशल स्टेट के बारे में, जिसे हम कहते हैं भोपाल स्टेट। जी हाँ, आपने सही सुना, भोपाल स्टेट। आज हम लोग इस व्लॉग में देखेंगे कि कैसे भोपाल स्टेट भारत देश का एक अंग बना और कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसमें एक इम्पॉर्टेंट भूमिका थी। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए तारा सितारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही शानदार इंफॉर्मेशन से भरपूर कंटेंट मिलते रहे। आज हमारे बीच फेमस हिस्टोरियन प्रकाश दुबे हैं, जो कि एक पीएचडी स्कॉलर है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर के, और वो हमें बताएंगे कि कैसे भोपाल स्टेट बना भारत का और हृदय स्थली और मध्य प्रदेश की राजधानी। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। सो वेलकम प्रकाश। थैंक यू सो मच व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वैसे आप हम लोग को मॉर्निंग देखते रहते हैं, हम दोनों भाई हैं, बट जब हम लोग ये पॉडकास्ट ला रहे हैं, हमारा ये एक सोचना है कि हम लोग अपने अपने फील्ड्स को इस मंच पे लेकर आए एक स्पेशलाइज्ड तरीके से और आपको फुल नॉलेज दे। बिल्कुल दोस्तों, हमारा इस सीरीज को स्टार्ट करने का सिंपल सा पर्पस है कि आप लोगों को ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताया जाए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, बट कई बार आपको एक वैलिड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। राइट। हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हम और भी लोगों को सुने और आपका नॉलेज हम और बढ़ाते जाएं। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। प्रकाश, आप बताओ कहाँ से स्टार्ट करना चाहोगे? इट्स टोटली अप टू यू। राइट। सो सबसे बड़ी बात तो आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, तो 1 नवंबर 1956 जिस दिन हम शूट कर रहे हैं, आज की डेट है 1 नवंबर 2022। यस। सो आज से 76 साल पहले मध्य प्रदेश असल में बना। मध्य प्रदेश, ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, इसकी रूपरेखा तैयार हुई थी आज के दिन 76 ईयर्स पहले। बट एक दिन पहले अगर देखा जाए तो उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। 31 अक्टूबर वो दिन है जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको सरदार का टाइटल बारडोली सत्याग्रह के बाद मिला, वो थे द रियल, जिसको बोलते हैं ना, मैप मेकर ऑफ इंडिया। ही वॉज द रियल मैप मेकर। बहुत लोग रेड क्लिफ को बोलते हैं, उसने लाइन खींच दी, बट जो असली भारत है उन्होंने उकेरा है। सो पहली बात उनकी करते कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे। मैं आज़ादी से थोड़ा पहले जाऊं तो उनका जीवन बहुत ही सामान्य था, बहुत ही सामान्य घर से थे। बारडोली सत्याग्रह किया, वो भी इंग्लैंड में जाके पढ़ के आए, बट आए, बारडोली सत्याग्रह किया। धीरे धीरे गांधी जी के बहुत नज़दीक आए। गांधी जी बताते थे कि एक समय गांधी जी के राइट हैंड हुआ करते थे और नेहरू लेफ्ट हैंड हुआ करते थे। तो इतनी क्लोजनेस थी इनकी और इतने ज़्यादा वो एक्टिव थे भारत के निर्माण में। आज़ादी हुई, आज़ादी मिली, अंग्रेज़ गए, उसके बाद एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये भी आता है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, बिकॉज बहुत सारा एक सेक्शन। बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि और डाउट भी नहीं है, काफी सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन है कि जब सरदार पटेल एक वैलिड, एक आप कह सकते हैं कि एक सशक्त उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री बनने के, राइट, तो क्यों नहीं उनको पीएम बनाया गया? क्यों हमने नेहरू को चुना एज अ फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया? इसमें देखिए बहुत सारी बातें हैं। एक बात तो ये भी कहने की, क्योंकि उस समय जो गांधी जी थे उनका से बहुत ज़्यादा था कांग्रेस की पार्टी में, और गांधी जी कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू जी को अपना उत्तरदायित्व बना के रखे थे। मतलब उत्तराधिकारी उन्होंने पहले से ही मेंटली प्रिपेयर थे। वो मेंटली प्रिपेयर थे कि ये हमारा उत्तराधिकारी होगा। वो अपनी छवि कहीं ना कहीं उनमें देखते थे। वो बहरहाल जो ना हो, वो अलग बात है, वो अलग डिस्कशन ऑफ टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग अलग से बात भी करेंगे। बट यहाँ पे आते हैं सरदार पटेल के ऊपर, और एक ऐसी बात भी कही जाती है कि सरदार पटेल कहीं ना कहीं पीएम बनने के इच्छुक थे और उनके सपनों को क्रश किया गया। यहाँ पे ये चीज़ टोटली रॉन्ग है। ही वॉज अ वेरी, मतलब वो देश के लिए इतना ज़्यादा थे कि उनको पीएम मिले या पीएमशिप नहीं मिले, वो इतना ज़्यादा इस बारे में सोचते नहीं थे। उनके पास जो भी वो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, वो उस चीज़ को करने को तैयार थे। सो व्हाट एवर डजंट मैटर कि आप पोजीशन क्या दे रहे हो, इट्स ऑल अबाउट कि वो अपने इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं। यू वांटेड टू डू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बिल्कुल। सो इन शॉर्ट में बताऊं तो उनको होम मिनिस्ट्रीशिप की पोस्ट दी गई और उनके ऊपर एक बहुत बड़ा टास्क लेकर आया गया कि आपको भारत के 550 प्लस छोटे छोटे राज्यों को लेकर आना है भारत के अंदर, जिसमें से 3 जो सबसे बड़े राज्य थे, जिनके बारे में हर किताबों में लिखा है कि ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स थे, वो थे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर।
बिल्कुल। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। 1958 तक सभी को लेकर आ गए, जिसमें से लास्ट में आया था हैदराबाद। बट एक स्टेट है जिसके बारे में मेन स्ट्रीम्स बुक में बहुत कम बात हुई है, और वो है हमारा भोपाल। भोपाल स्टेट। भोपाल स्टेट को इतना ज़्यादा मतलब यहाँ के जो उस समय नवाब थे उतना उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से इतना घुमाया कि उनको आते आते भोपाल स्टेट को भारत के संविधान से जुड़ते जुड़ते 1949 मतलब कब, अप्रैल 1949, ऑलमोस्ट मतलब 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल मान के ऑलमोस्ट चलिए। 2 साल लग गए मतलब हाँ, पौने 2 साल, 2 साल इतना इनको समय लगा। सो ये है एक स्टेट, भोपाल स्टेट की कहानी कि कैसे वो अलग होना चाहते थे बट बाद में उनको मध्य प्रदेश और भारत में आना ही पड़ा। बिल्कुल। सो उस समय जो भोपाल के आप कह सकते हैं प्रिंस या नवाब थे वो हमीदुल्ला। और दोस्तों जहां तक मुझे पता है, प्लीज करेक्ट मी अगर मैं गलत हूं, भोपाल एकमात्र ऐसा स्टेट है दोस्तों जो जहां पर बेगम्स ने रूल किया है। राइट। सो अगर हम बात करते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट की, सो भोपाल इज वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल। और काफी मतलब ऑलमोस्ट अ डेकेड के बाद कोई एक मेल वहां पर एक नवाब बना था, क्योंकि इसके पहले तो लगातार बेगम्स ही थी। इनफैक्ट हमीदुल्ला जी के बाद जो लास्ट नवाब थे उनके बाद भी बेगम आई थी। और जो पटौदी हैं सैफ अली खान के पिताजी, वो उन्हीं के लड़के हैं। ओके। तो हम लोग बोलते हैं ना भोपाल में, ये बहुत ही आम बात है कि ये सारी जमीन पटौदियों की है। तो पटौदियों की हुई कैसे? बिकॉज यहाँ तो पटौदी खानदान दिखता नहीं, यहाँ तो बेगम दिखती थी। उस बेगम के लड़के थे ये पटौदी। ओके ओके। सो लेट्स कम बैक टू आर कि कैसे विलय हुआ। हमीदुल्ला खान मेरे हिसाब से ही वाज वेरी लर्नेड मैन और काफी एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड। बिल्कुल। सो हमने जो एक पिक्चर जो किताबों के माध्यम से हमारे दिमाग में है, क्यों उनको प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं वो जुड़ना चाह रहे थे? राइट। सो 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। भारत को एकदम चंगुल से, ब्रिटिशर्स के चंगुल से आज़ादी मिली। बट कहीं ना कहीं भारत के मध्य में एक ऐसा राज्य था भोपाल जहां पे हमीदुल्ला नवाब राज करते थे और वो नहीं चाहते थे कि मेरा जो राज्य होता ना कि भैया मेरे दिल से लगा हुआ राज्य है, मैं कैसे किसी के हाथ में दे दूं। ओके, ठीक तो है। ये चाहते थे कि ये भोपाल को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाएं। ओके। यहाँ पे बैकग्राउंड स्टोरी ये आती है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वाइसरॉय थे वो कोशिश कर रहे थे कि जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं वो भारत या फिर पाकिस्तान के साथ चला जाए। बट भोपाल स्टेट की पोजीशन ऐसी है, लोकेशन ऐसी कि इसको कहीं ना कहीं भारत के साथ ही आना जरूरी है, नहीं तो अगर ये पाकिस्तान के साथ गया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक टाइप बन सकता है बाद में। ये बात सबको पता थी, इसलिए इनको माउंटबेटन से सुनिश्चित करवाया गया, माउंटबेटन के थ्रू, कि आप पाकिस्तान के साथ तो नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है, बात हो गई। तो फिर अब क्या? तो इन्होंने एक हामी भर दी कि हाँ हम भारत के साथ ही आएंगे। बट हमीदुल्ला इतने बड़े डिप्लोमेटिक पर्सन थे कि उन्होंने 1.5-2 साल तक इस बात को लटकाए रखा कि कैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन होगा, बिकॉज ये एक साइड सॉर्ट ऑफ पेपर था कि जिसके दस्तखत के बाद ही आप भारत के संविधान के अंदर आएंगे। तो उन्होंने 1.5 साल तक इस चीज को लटकाए रखा। बिल्कुल। तो उनकी जो डिमांड थी कि या तो हमें इंडिपेंडेंट बना दो या तो हमें पाकिस्तान से बना दो, लेकिन भारत से हमें नहीं मिलना है। ओके। यहाँ पे वही ना कहीं ना कहीं बात आती है कि आपका स्टेट का हेड कौन है? वो एक मुस्लिम लीडर थे। इस कारण से वो चाहते थे या तो हम इंडिपेंडेंट स्टेट बने, और पैसा भी बहुत था तो वो नहीं चाहते थे भैया कि हमारा पैसा कहीं और ले जाए। बट उस समय ऐसी चीज़ें नहीं थी कि कहीं और आपका पैसा जाएगा, आपके राज का पैसा आपके पास ही रहेगा। और इसीलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर माउंटबेटन ने और सरदार पटेल ने ये चीज़ सुनिश्चित करी थी कि ये भारत के साथ ही रहें। बट बात आती है कि वहाँ के लोग कौन थे। बिल्कुल। वो जो दौर था वो हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर के काफी स्ट्रॉन्ग था। पार्टीशन के बाद वो घाव जो था वो और गहरा हो चुका था। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है लोगों के मन में ये भावना रही होगी कि सिंस हम मुस्लिम्स हैं तो हमारा मुस्लिम्स का अलग अगर कंट्री बन रही तो हम क्यों ना उनके साथ जाएं। यही कहीं ना कहीं रीजन हैदराबाद के लिए भी था, जूनागढ़ के लिए भी था। बट पॉपुलेशन का क्या? क्योंकि भोपाल में तो मिक्स्ड पॉपुलेशन है। भोपाल में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स हैं। इनफैक्ट उस समय जो मेजॉरिटी थी वो हिंदू थी भोपाल में। यही इनके लिए एक होता है ना, वो जो क्या बोलते हैं, सुई बन के इनके राज्य में चुभ रही थी कि पॉपुलेशन जो है वो हिंदू है और वो मांग कर रही कि हमको भारत के साथ विलय होना है। ओके। अकेले नवाब चाह रहे हैं यहाँ पर कि नवाब और उनके कुछ मंत्रीगण कुछ मंत्रीगण ये चाह रहे थे कि भैया हमको इंडिपेंडेंट का झंडा लेके घूम रहे थे।
सो यहाँ पे एक बात और आती है कि 15 अगस्त 1947 को जब पूरे देश में तिरंगा फहराया जा रहा था तो भोपाल और कुछ छोटे मोटे रहेंगे, बट भोपाल ऐसा स्टेट था जहाँ पे 2 साल तक अगस्त 1949 तक तिरंगा नहीं फहराया गया है। ओके, सो ये 2 साल उन्होंने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था। नहीं, तिरंगा नहीं फहराया था। ओके। सो भोपाल एक ऐसा राज्य था। सो अब धीरे धीरे आवाजें उठने लग गई लोगों के भीतर, स्टेट के भीतर ही भीतर, कि हमें तो भैया यहाँ पे आजादी, मतलब आप आजाद हो के भी आजाद नहीं है। आप देखा जाए तो आप भारत के हिस्सा हो के भी आप भारत के हिस्सा में नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपको लगता है कि राजा महाराजाओं की जो उस समय जो राज रहा होगा बड़ा अच्छा रहा होगा, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आज जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, जितना फ्री आप रह रहे हैं, उस समय आप एक राजा के अंदर भी इतना फ्री नहीं थे। बिल्कुल। सो काफी सारी बंदिशें होती थी कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ये नहीं पहन सकते, आप इनसे नहीं मिल सकते, जो कि आज है। इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सोसाइटी को ज्यादा मतलब पसंद भी करते हैं, बिकॉज वी ऑल हैव फ्रीडम। आज आपके पास फ्रीडम है कि आप किसी से भी जाकर के एक प्रोसेस के थ्रू मिल सकते हैं, कहीं भी आप इंडिया में घूम सकते हैं, जो पहले नहीं था। सो दे ऑल वांटेड कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया में अब हम विलय हो जाए। ओके, सो फर्दर आगे क्या होता है, कैसे उनकी वो मान गए, क्यों माने वो? समय धीरे धीरे बढ़ता गया और दिसंबर 1948 तक अब भोपाल राज्य को भारत के विलीनीकरण की तरफ एक जन आंदोलन होना शुरू हुआ। इसी बीच जो नवाब थे वो हज यात्रा के लिए गए। ओके। अब यहाँ पे जो 2-3 बड़े बड़े नेता हैं उनका नाम भी सामने आता है। जो पहला नाम थे वो थे शंकर दयाल शर्मा जी और रतन कुमार गुप्ता। ये दोनों नाम एकदम प्रमुख तौर पर आए और इन्होंने भोपाल में पर्चे लिखने चालू की, बिकॉज जब तक जन आंदोलन नहीं हो, जब तक जन सहयोग नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये दोनों नाम एकदम निकल के आने लग गए और भारत के भोपाल की विलीनीकरण की तरफ इन्होंने तेज आवाज करी। ये तो हो गया कि ठीक है, जन आंदोलन वो लोग कर रहे थे, तो हमीदुल्लाह का कुछ तो रिएक्शन आया होगा, राइट? जैसा हर स्टेट करता है और हम लोग बोलते भी आए हैं अपनी पढ़ाई में कि स्टेट इज माइटी। तो देखा तो इनके जो सिपाही थे, भारत के सिपाही नहीं, इनके जो सिपाही थे वो इसको क्रश करने के लिए चालू कर दिए। बहुत सारे लोगों की मौतें भी हुई हैं। ओके। इस चीज में तो बहुत सारे लोगों की मौतें ही, मतलब एक आंदोलन हमने लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ भारत को आजाद कराने के लिए, अब एक आंदोलन घर में लड़ना पड़ रहा है इनको, इससे भोपाल को इंडिया से मिलाओ, राइट? सो अब धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और यहीं पे हमीदुल्ला की कहीं ना कहीं वो जो डिप्लोमेटिक टाइज वाली बात करते, वो प्रिंस ऑफ चेंबर एक सभा होती थी बहुत सारे राज्य घरानों की, वहां 2-2 बार वो अध्यक्ष भी बन चुके तो उनकी पैठ जिसको बोलते बड़ी मजबूत थी। लोगों के जो मंत्रीगण के जो बीच इनकी जो बात थी वो बहुत मजबूती से रखते थे, इसीलिए उस मूवमेंट को दबाने में लग गए थे। और बट यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो भोपाल स्वतंत्रता स्मारक समिति, उसका भी नाम बहुत आगे आता है, बिकॉज उस समय इसने भी बहुत बढ़ चढ़कर काम किया और अप्रैल 1949 तक आते आते ये बात नवाब को भी समझ में आ गई कि हम जनता की आवाज बहुत देर तक दबा नहीं रख सकते, और इसीलिए जो 30 अप्रैल 1949 को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन्होंने साइन किया और भारत से मिलने का एकदम से अब जाके राजी हो गया। चलिए ठीक है, सो यहाँ तक तो हम पहुंच गए। बट अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो आज, जैसे आज की हम जनरेशन में देखते हैं तो भोपाल का एक अलग मैप नजर आता है। उस समय अगर हम भोपाल की बात करें तो क्या वो इतना ही बड़ा था या इससे और भी बड़ा? अरे बहुत बड़ा था। मतलब इनफैक्ट आज अगर आप ये डिस्ट्रिक्ट्स देखें, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें, तो भोपाल, रायसेन, सीहोर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मिला के एक भोपाल स्टेट था। ओके, तो ये बहुत काफी बड़ा था। और फिर इसके बाद जहां आज के समय में प्रेजेंटली जहां गवर्नर हाउस है, जिसको लाल कोठी बोलते थे उस समय, तो वहां पे लाल कोठी में जो एक, क्योंकि इनिशियली जब इन्होंने देखा इतना विद्रोह हो रहा है केंद्रीय सरकार ने भी, तो इन्होंने इसको एज अ कमिश्नरेट, मतलब एज अ यूनियन टेरिटरी इसको शुरुआत में रखा था। इसीलिए 1949 से 1956 तक भोपाल एक कमिश्नरेट था, मतलब सॉर्ट ऑफ एक यूनियन टेरिटरी के अंदर था। और जो इसके जो कमिश्नर थे वो आज की गवर्नर हाउस, जिसको लाल कोठी बोलते थे, वहां रहते थे। तो वहां से सारा सब कुछ चलाया जाता था। मतलब प्रयास पूरा किया कि मतलब 100% आप विलीनीकरण ना हो करके कोई ना कोई हाथ पांव, ही वाज सच अ गुड डिप्लोमेट नवाब हमीदुल्लाह, हम ये बिल्कुल मान सकते हैं। सो दोस्तों, इस प्रकार भोपाल अंततः भारत का एक हिस्सा बन गया। नवाब हमीदुल्लाह खान की 2 बेटियां थीं। पहली जो बड़ी बेटी थी, उनको इंडिया में मन नहीं लगा, वो चली गई पाकिस्तान की ओर। उनका नाम था अबिदुल्ला सुल्तान। वो पाकिस्तान में गई और वो पाकिस्तान में
काफी उन्होंने हायर अथॉरिटी में अपनी सेवाएं भी दी। Right. लेकिन उनकी जो छोटी बेटी थी उसने भारत में ही बसने का निर्णय लिया और उन्हीं की संतान है नवाब पटौदी। नवाब पटौदी जिनके बेटे हैं सैफ अली खान, जिनको हम लोग जानते बहुत अच्छे से हैं। जानते बाकी स्टोरी आपको मालूम है। सो ये था भोपाल, जिसको हम कभी एक समय भोजपाल भी कहते थे, महाराजा भोज का बसाया हुआ। और अगर आप देखें तो भोपाल एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है। अगर आप भोपाल से हैं तो मुझे 100% पता है कि आपको भोपाली कल्चर, भोपाली फूड और भोपाल का एक ऑरा है जो आपको बहुत पसंद आता होगा। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो और पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। इफ यस देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी यही शानदार इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। दोस्तों, मुलाकात होगी ऐसे ही किसी अगले व्लॉग में, जहां पर हम आपके साथ और कुछ नई जानकारियां शेयर करेंगे। आज का वीडियो स्पेशली कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, बिकॉज योर वन सब्सक्राइब बटन एंड वन इंपॉर्टेंट कमेंट सपोर्ट्स अस अ लॉट। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते।